इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, ये हमारा डायपोल में एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, ये सेंटर से ये डिस्टेंस a होता है, ये डिस्टेंस भी a होता है, राइट। यहाँ पे कोई पॉइंट P, और इस P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। द डिस्टेंस इज r, दिस लाइन ज्वाइनिंग इज मेकिंग एन एंगल थीटा, लाइन ज्वाइनिंग इज मेकिंग एन एंगल थीटा, राइट। सो एट P पॉइंट जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एट P पॉइंट वो होता है K P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट। K P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट। एट इक्वेटर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेटर क्या हुआ? इट इज दिस प्लेन, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, इक्वेटर का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो एट इक्वेटर थीटा इज इक्वल टू 90, cos 90 विल बी व्हाट? 0। सो देन पोटेंशियल एट इक्वेटर बिकम 0, तो पोटेंशियल इज 0, राइट। नाउ फॉर शॉर्ट डायपोल, for short dipole a square is very very less than r square, तो हम इस फैक्टर को नेग्लेक्ट कर देंगे, इस फैक्टर को नेग्लेक्ट कर देंगे, देन व्हाट वी विल गेट? k p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। एंड k आप लोग बिल्कुल वैसे ही जैसे हम डील करते जा रहे हैं, k इज व्हाट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए, और 1/4 पाई एप्सिलॉन फॉर द मीडियम, कोई भी मीडियम है तो, करेक्ट। इतना क्लियर है? इसमें कुछ पूछने? नहीं। ना पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर मैंने बता दिया था, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज मैंने बता दिया, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल मैंने बता दिया, करेक्ट। अब हम इन जनरल पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड 0 लेते हैं, पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड हम हमेशा 0 लेते हैं, करेक्ट। सो नाउ लेट्स गो बैक टू दैट इंडक्शन, जो हम इंडक्शन करते थे। सो दैट हाउ द इंडक्शन वर्क, कैसे इंडक्शन काम करता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा, राइट। तो इंडक्शन थ्योरी को एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारा वो ऑब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूसिंग बॉडी, इंड्यूसिंग बॉडी जो इंड्यूस कर रहा है, ओके। और ये हमारी न्यूट्रल बॉडी है, ये हमारी न्यूट्रल बॉडी है, राइट। अब सोचो यहां पे कुछ पोटेंशियल होगा जो कि 0 नहीं होगा, नहीं होगा ना? क्यों? क्योंकि एक चार्ज यहां पे है तो उसकी वजह से यहां पे कुछ पोटेंशियल हो जाएगा। भाई कोई भी चार्ज, अगर मैं एक चार्ज यहां रखता हूं तो इसकी वजह से यहां कुछ तो पोटेंशियल होगा, तो अकॉर्डिंगली इस बॉडी की वजह से इस बॉडी पे कुछ तो पोटेंशियल हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसको ग्राउंड कर दूं, अब ग्राउंड कर दिया तो इसका पोटेंशियल वही होना चाहिए जो ग्राउंड का है। जब हम दो चीजों को कनेक्ट करते हैं तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए? जो ग्राउंड का है, दैट इज 0। लेकिन इधर से देखो तो 0 नहीं होगा, इधर से देखो तो 0 होगा। तो ये बॉडी क्या करेगी? इधर से इलेक्ट्रॉन ले लेगी, इधर से इलेक्ट्रॉन ले लेगी एंड ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो अब यहां पे दो पोटेंशियल हो गए, कौन सा? एक पॉजिटिव पोटेंशियल इसकी वजह से और एक नेगेटिव पोटेंशियल खुद की वजह से, और टोटल मिला के पोटेंशियल कितना हो गया? 0। तो इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज होती है। अब कितना चार्ज हुई ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पोटेंशियल 0 करके।
कितना चार्ज हुई वो कैसे पता चलेगा? पोटेंशियल को जीरो कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना चार्ज हुई, राइट? तो ये मैं अभी बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक दो चीज़ें और समझते हैं पोटेंशियल के लिए। ये समझ में आ गया ना, राइट? ये हमारे पास तीन स्फीयर है, डायमेंशन A, B एंड C। ये तीन डिफरेंट स्फीयर है और तीनों के ऊपर कुछ चार्ज है, ठीक है? लेट अस सपोज ये +2q, ये -q और ये -q। तो मैं यहां पर कहीं पे भी एक पॉइंट लूं, कहीं पे भी एक पॉइंट लूं, इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा। क्यों जीरो होगा तुम लोग बताओ, एक मिनट बताओ। ठीक है, देखो, फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द चार्ज ऑन स्फीयर कैन बी कंसिडर्ड एज एट सेंटर। ये हमने कहां पढ़ा था? बिल्कुल शुरू में, कूलम्स लॉ में। द कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ इज डिफाइंड फॉर द पॉइंट चार्जेस, बट स्फेरिकल बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन से पॉइंट के लिए? जो बॉडी के बाहर का पॉइंट हो। और तब हम चार्ज को कहां पे लेंगे? बॉडी के सेंटर पे। जो तीनों स्फीयर के लिए ये पॉइंट बाहर हो गया, तो तीनों के चार्ज सेंटर पे लाओ तो टोटल चार्ज कितना हो गया? जीरो। और ये पोटेंशियल जीरो कहां तक होगा? सरफेस तक। जितने भी पॉइंट बाहर है उनके लिए पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अब मुझे अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो तो कितना होगा? ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो, यहां से आगे तक, यहां से आगे तक तो मैं श्योर हूं, सरफेस से लेके लास्ट तक तो मैं श्योर हूं जीरो ही होगा, बट अंदर कितना होगा वी आर नॉट श्योर, राइट? वो श्योर नहीं है। तो अब मुझे ए पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं तीनों का लूंगा, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3rd ले लो। सो देन, और ये समझ लेना बस, ये थोड़े से 2-4 कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, बाकी हो जाएगा। पोटेंशियल एट ए इज पोटेंशियल बाय द फर्स्ट स्फीयर, पोटेंशियल बाय द सेकेंड स्फीयर प्लस पोटेंशियल बाय द थर्ड स्फीयर। सो नाउ पॉइंट ए इज आउटसाइड द फर्स्ट स्फीयर, पॉइंट ए इज आउटसाइड फर्स्ट। सो V1 इज आउटसाइड पॉइंट के लिए जितना डिस्टेंस हो जाएगा K इंटू 2Q अपॉन, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ? B, K इंटू 2Q बाई B। ये समझ में आ गया सबको, राइट? आयुष कहाँ है? यस सर। ओके, नाउ point A is on surface of 2. Point A is on surface of 2, सेकेंड वाले की सरफेस पे। तो जो सरफेस वाला फॉर्मूला है वो लगा दो, दैट इज हाउ मच? तो V2 इज इक्वल टू K इंटू -Q। आई टोल्ड यू चार्ज का साइन भी लेना है, ठीक है? यहाँ पे ये गलती मत करना। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स जब कैलकुलेट करते हैं तो साइन नहीं लेते, तब नेगेटिव साइन मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, और जब पोटेंशियल है तो नेगेटिव साइन मतलब होता है लेस देन जीरो। तो दोनों मीनिंग बदल जाते हैं, K -Q अपॉन B, राइट? एंड पॉइंट A इज इनसाइड 3, थर्ड के अंदर है। तो इनसाइड ए स्फीयर कितना होता है? जितना सरफेस पे होता है। इनसाइड ए स्फीयर उतना होगा जितना सरफेस पे होगा। तो थर्ड वाले की सरफेस पे कितना होगा? V3 इज इक्वल टू K इंटू -Q
अपॉन सी। यहाँ सरफेस तक का डिस्टेंस लेंगे, है ना, तो कितना हो गया माइनस क्यू सी। तो टोटल वी ए कितना हो गया, ये हो गया 2kq बाई बी, 2kq बाई बी माइनस kq बाई बी एंड माइनस kq बाई सी। अब kq बाई बी तो ये दो में से एक कम हो गया, तो वी ए इज इक्वल टू kq 1 बाई बी माइनस 1 बाई सी। ये पोटेंशियल है जो कि जीरो नहीं है, जो कि जीरो नहीं है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये गलती कभी भी मत कर लेना, टोटल चार्ज हो गया जीरो तो उस वजह से जीरो होगा तो कहाँ होगा, बाहर होगा। अंदर के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट यू नीड टू लर्न, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? लिपिका, Yes, sir. हो गया? ना हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, एक ये एक ये। इस पे चार्ज ले लो -2q, इस पे चार्ज ले लो +2q। ये स्फीयर 1, ये स्फीयर 2। We have to identify which is at higher potential. कौन सा स्फीयर हायर पोटेंशियल पे होगा? आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप दोनों की सरफेस पे कैलकुलेट कर लो, ठीक है, कैलकुलेट करना आता ही है, साइज से आइडिया हो जाएगा। दोनों की सरफेस पे कैलकुलेट कर लो तो पता चल जाएगा कौन सा हायर पोटेंशियल पे, ठीक है। एक बार ए पे निकाल लो, एक बार बी पे निकाल लो, तो जिस पे ज़्यादा होगा वो हायर पोटेंशियल पे हो गया। दैट इज वन वे। Other way is using a concept. What is the concept? The concept is charge reside on outer surface. ये पढ़ा है हमने, चार्ज रिसाइड ऑन आउटर सरफेस। तो आप इमेजिन करो अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, तो चार्ज बाहर जाएगा। अगर दोनों को कनेक्ट कर दूं, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो चार्ज किधर फ्लो होगा, इस तरफ फ्लो होगा। कौन सा चार्ज, -2q अंदर से बाहर चला जाएगा क्योंकि चार्ज हैज टू बी ऑन आउटर सरफेस। जो आउटर सरफेस है उस पर चार्ज होना है, तो ये निकल के बाहर चला जाएगा। अब देख लो नेगेटिव चार्ज किधर से किधर जाता है, इससे कनेक्ट किया तो ये चार्ज आउटर सरफेस पे चला जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज ए से बी पे आ गया, ठीक है। एंड पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है हाई टू लो, तो नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लो टू हाई, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज फ्लो लो टू हाई, so that means potential at A is less than potential at B, okay। so इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अब मैं इसको केस स्टडी के फॉर्मेट में दूं, एक अगर ये पॉजिटिव होता तो A ग्रेटर देन B हो जाता, ठीक है। कहीं पे डिपेंड कर रहा है ये बाहर कितना चार्ज है, किसी भी एंगल पे ये डिपेंड कर रहा है कि बाहर कौन सा चार्ज है। अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं तो भी क्या होगा, वही रहेगा। पॉजिटिव कर दूं तो भी वही रहेगा। सो इट डिपेंड ऑन जो चार्ज अंदर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बाहर वाले चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। तो कौन सा हाई पोटेंशियल पे कौन सा लो पोटेंशियल पे, वो अंदर वाले स्फीयर पे कौन सा चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर अंदर वाला चार्ज नेगेटिव है सो दैट विल बी ऑन लो पोटेंशियल, और अंदर वाला पॉजिटिव है तो दैट विल बी ऑन हाई पोटेंशियल, राइट। इन ऑल द वे आपको ये तरीका है करने का, ठीक है। ये क्लियर हो गया?
दोनों पे सेम पॉजिटिव तो कोई भी तो भी एक ही बात है। लाइक ये +2q, ये भी +2q, तो भी ये प्लस इधर से इधर ही जाएगा, बिकॉज इट हैज टू बी ऑन आउटर सरफेस, इररेस्पेक्टिव ऑफ बाहर की सरफेस पे कितना चार्ज है। मैं इसको +50q कर दूं तो भी ये बाहर ही जाएगा, ठीक है, तो ये बाहर ही जाएगा। हाँ, तो बाहर गया तो किधर, हाई से लो की तरफ गया, तो अंदर वाला हाई पोटेंशियल पे हो गया। समझ में आ गया बच्चों? कृतिका, दिशा, राइट, ठीक है। नाउ another, now the next concept is charge flows। जब हम चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे Q1 चार्ज है और इसका रेडियस R1 है, ठीक है। ये एक Q2 चार्ज है और इसका रेडियस R2 है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं, इन दोनों को कनेक्ट कर दूं। चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा, चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा नहीं पता। क्यों? अगर मैं ये बोल भी दूं, अगर मैं ये बोल भी दूं कि Q1 ग्रेटर देन Q2 है, ये बोल भी दूं तो भी हम श्योर नहीं है किधर से किधर को फ्लो करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिधर ज्यादा चार्ज है उधर से कम पे फ्लो कर जाएगा, नहीं, जिधर पोटेंशियल ज्यादा है उधर से कम पोटेंशियल पे फ्लो करेगा। और कब तक फ्लो करेगा? जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए, जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए, राइट। तो ये चार्ज फ्लो करेगा। अब हमें इसके लिए इनका पोटेंशियल चाहिए, इसके लिए हमको इनका पोटेंशियल चाहिए। तो जब तक हमें पोटेंशियल नहीं पता होगा तब तक हम नहीं बता सकते कौन सा चार्ज किधर से किधर को फ्लो करेगा, राइट। इफ आई हैव ए ऑप्शन, इट मे फ्लो फ्रॉम 1 to 2, ट्रू। इट मे फ्लो फ्रॉम 2 to 1, ट्रू। इट मे नॉट फ्लो, दैट टू इज ट्रू, क्योंकि अगर दोनों के पोटेंशियल सेम हुए तो चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं, राइट। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन के चार्ज को मत देखना कि ज्यादा चार्ज है कम चार्ज है, वो नहीं देखना, हमको देखना है पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल इक्वल हो गया है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, और पोटेंशियल इक्वल नहीं है तो चार्ज फ्लो करेगा। चाहे मैं इधर कम रख दूं, इधर ज्यादा रख दूं, कुछ भी कर दूं, लेकिन चार्ज फ्लो कर जाएगा, ठीक है, राइट। नाउ अब सपोज ये पोटेंशियल इससे ज्यादा है, मान लेते हैं। अब हम मान लेते हैं V1 ग्रेटर देन V2, ठीक है। तो हमें पता है किधर से किधर को फ्लो करेगा, इधर से इधर को फ्लो कर जाएगा, राइट। बाद में कितना चार्ज होगा, क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे हम, वो हम पोटेंशियल कैलकुलेशन से निकालेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया, मैं अभी करके दिखाता हूं कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। हो गया? कैसे कैलकुलेट करेंगे? फाइंड फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज निकालना है हमें। तो मान लेते हैं ये वाला फाइनल चार्ज Q1 डैश है और ये वाला फाइनल चार्ज Q2 डैश है, ठीक है, ये पता चल गया। एट स्टेडी स्टेट V1 इज इक्वल टू V2, ये तो हो गई। चार्ज फ्लो करेगा तो फाइनल पोटेंशियल तो दोनों का सेम होना ही है, तो V1 इज इक्वल टू V2 हो गया। अब V1 क्या हो गया कि Q1 डैश अपॉन R1
इज इक्वल टू के क्यू टू डैश अपॉन आर टू, क्योंकि फाइनल चार्ज तो यही है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया क्यू टू डैश इज इक्वल टू क्यू वन डैश आर टू अपॉन आर वन। इतना सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं। now we will use another property. The charge is conserved. Another property is what? Charge is conserved. So this is first property we used. What? कौन सी property use की? Charge flow from high potential to low potential till both potential are equal. तो हमने दोनों potential equal करके निकाल लिया। अब दूसरी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, तो यानी जितना चार्ज पहले था उतना ही बाद में रहेगा। पहले कितना था? Q1 प्लस Q2, बाद में कितना हो गया? Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो ये इक्वल हो गया। अब वो वैल्यू मैं यहाँ से रख दूँ, वो वैल्यू रख दी तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश की जगह रख दिया Q1 डैश R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब मैं यही छोड़ रहा हूँ, बाकी आपको समझ में आ गया ना? कैलकुलेट हो जाएगा ना? अब यहाँ से Q1 डैश कैलकुलेट हो जाएगा, वो वैल्यू वहाँ रखेंगे तो Q2 डैश हो जाएगा, राइट? दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट के फाइनली क्या हो रहा है, राइट? फाइनली क्या हो रहा है वो इस तरह से कैलकुलेट करोगे। ओके, इतना क्लियर हो गया? एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। दिस इज वॉट dV is a small change in potential, so and that is valid only for a small change in potential. But अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो हमेशा dV सेम ही होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यानी इफ E is यूनिफॉर्म, तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू V बाई आर, ठीक है? माइनस, ऑब्वियसली माइनस रहेगा, E इज इक्वल टू माइनस वी बाई आर, जो कि हम यूजुअली कैपेसिटेंस में करते हैं। क्यों? कैपेसिटेंस में दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस इतना सा होता है, तो उसमें हम मान लेते हैं वो यूनिफॉर्म है। तो E इज इक्वल टू माइनस वी बाई आर जब आप भी यूज़ करोगे तो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, ठीक है? तो अब सोचो, ये r रेडियस का स्फीयर है और ये डिस्टेंस 3r है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल V है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल V है। मुझे फाइंड आउट करना है फील्ड एट A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A कितना होगा। मैं ये कभी भी यूज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, इससे जैसे जैसे फील्ड आगे जाते रहोगे कम होती जाएगी, यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होगी। हाँ, बट मेरे सामने एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हो तो मैं यूज कर लूंगा, क्योंकि वो यूनिफॉर्म फील्ड होती है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है वो भी ध्यान रखना है, ठीक है? ये नहीं यूज करना है तो फिर कैसे करोगे? करना जरा एक बार कैलकुलेट। इस पॉइंट पे पोटेंशियल V है और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे चाहिए। V इज इक्वल टू के क्यू बाई 3r। मान लो इस पे चार्ज Q है, तो V इज इक्वल टू के क्यू बाई 3r आ गया। तो के क्यू इज इक्वल टू 3VR, राइट? And electric field at A is KQ
बाई आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस पे है। तो के क्यू की वैल्यू मैं यहाँ से डाल दूँ, कितनी आ गई? 3VR अपॉन आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल, सो दैट इज 3V बाई आर। इस पॉइंट और इसके बीच का डिस्टेंस अगर हम वैसे देखेंगे तो 2R आएगा। ए पॉइंट सरफेस पे और ये भी सरफेस पे ही हो ना, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2R हो गया। ठीक है, राइट, हो गया बच्चों? कुछ पूछने? नहीं? ओके, ये था कुछ पोटेंशियल के बारे में। बाकी फिर क्वेश्चंस आएंगे तो हम सीखेंगे। एक इंड्यूस्ड चार्ज कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ। ये मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी तो सिचुएशन टू सिचुएशन बहुत सारी हो सकती है। इस बॉडी को मैंने चार्ज दिया +Q और इसको ग्राउंड किया, तो किस पे चार्ज इंड्यूस होगा? अंदर वाले पे। अंदर वाले पे चार्ज इंड्यूस हुआ Q डैश, तो ये Q डैश कितना है ये हमें निकालना है। ठीक है, राइट। इसके मान लो ये रेडियस A और ये रेडियस B, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। ठीक है, नाउ पोटेंशियल एट A इज 0। क्यों? बिकॉज ग्राउंडेड है। ठीक है, क्योंकि ग्राउंडेड है तो यहां पे पोटेंशियल 0 होना ही है। अब पोटेंशियल एट A बाहर के चार्ज की वजह से KQ/B, इस वाले चार्ज की वजह से KQ/B, क्योंकि ये पॉइंट क्या है? A पॉइंट इसके अंदर है और अंदर उतना ही पोटेंशियल होता है जितना सरफेस पे होता है। तो पॉइंट A इज इनसाइड दिस, तो अंदर उतना ही हो गया जितना सरफेस पे होता है। सरफेस पे कितना हो गया इसके? KQ/B। एंड ये A पॉइंट इसके खुद की सरफेस पे है, तो प्लस KQ'/A। ये Q की वजह से था और ये Q डैश यानी जो इंड्यूस चार्ज की वजह से था, उसकी वजह से पोटेंशियल हो गया। दैट इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ, तो Q डैश इज इक्वल टू -QA/B, -QA/B। तो इतना चार्ज इंड्यूस होगा। तो हमेशा इंड्यूस चार्ज की कैलकुलेशन कैसे करोगे? पोटेंशियल से करेंगे। हमेशा इंड्यूस चार्ज की कैलकुलेशन पोटेंशियल से होती है, करेक्ट? क्योंकि इंड्यूस करने के लिए ग्राउंडेड करना पड़ेगा, और ग्राउंड किया तो पोटेंशियल 0, बस वहीं से हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पोटेंशियल के बारे में। बाकी जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो सीखेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, पढ़ के कुछ नहीं याद रहता, क्वेश्चंस करके याद रहता है, तो इसलिए क्वेश्चंस किया करो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नाम से ही क्लियर है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मतलब पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। पोटेंशियल सेम एट एवरी पॉइंट ऑन सरफेस। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है।
ठीक है। अगर मैं एक पॉइंट चार्ज लूँ पॉजिटिव, तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। तो इससे आर डिस्टेंस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, आर डिस्टेंस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, और इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक स्फीयर बनेगा। सो दैट सरफेस इज स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी हो गई? स्फेरिकल सरफेस। डिफरेंट सिस्टम के लिए डिफरेंट फॉर्म में होती है। किसी भी सिस्टम के लिए कैसे होगी वो आपको थोड़ा खुद ही आइडिया लगाना पड़ेगा। कुछ पर्टिकुलर हैं वो मैं बता दूंगा, राइट। हाँ, प्रॉपर्टीज क्या है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज है, जो बाय डेफिनेशन है वो तो मैं लिख नहीं रहा हूं। फर्स्ट, field lines are perpendicular to equipotential surfaces। जो फील्ड लाइंस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को यूज करके मान लो मेरे पास ये फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस है, तो मैं एक सरफेस ड्रॉ करूं तो ऐसी सरफेस जहां पे ये हर जगह क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए। फील्ड लाइंस हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो जाएंगी तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। सो दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगी। जैसे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, यहां तो हमने फॉर्मूले से किया, ये रेडियल लाइंस होती हैं, रेडियल लाइंस होती है, तो ये लाइंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो कैसे होगा? स्फेरिकली होगा। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है लाइक दिस वे, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? ऐसे प्लेन सरफेस ही होगी, राइट। तो ऐसे प्लेन सरफेस इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू दिस। अगर लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज है, तो फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी ना, ऐसे। तो मैं ऐसे बनाऊं तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, ठीक है। और ये क्या होगा? सिलेंडर होगा, दिस विल बिकम ए सिलेंडर, ठीक है। क्योंकि सिलेंडर के ऊपर से देखो, ये सर्कल है सिलेंडर के ऊपर, और लाइन देखोगे तो लाइंस ऐसे होंगी। सो दैट इज द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। अब ये प्रॉपर्टी क्यों है? ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एसेशन रीजनिंग में क्वेश्चन हो, आज वो नहीं है, आर्यन है नहीं, आवाज नहीं है, राइट। मान लो तुम्हारे पास एसेशन रीजनिंग में क्वेश्चन हो कि ये प्रॉपर्टी कैसे आती है, तो ये प्रॉपर्टी इसलिए आती है बिकॉज E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब टेंजेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, और अगर टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो dV जीरो हो गया, ठीक है। तो या हम कहें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल सेम होता है, तो पोटेंशियल सेम होने का मतलब dV जीरो हो गया, dV जीरो होने का मतलब E जीरो हो गया। तो यानी सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और अगर सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो परपेंडिकुलर ही होगी। तो दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी केम के, ये प्रॉपर्टी इसी वजह से है क्योंकि E इज माइनस dV/dr। और कोई भी मेटेलिक सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल होती है। एवरी मेटेलिक सरफेस इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। वो इक्विपोटेंशियल क्यों होती है? क्योंकि मेटल में चार्ज फ्लो कर सकता है, और चार्ज फ्लो करता रहेगा। कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज की प्रॉपर्टी होती है टू फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल।
मान लो मैं एक सरफेस लूं, ये कंडक्टिंग सरफेस है और इस पे यहां चार्ज रख दूं, तो ये यहां थोड़ी रहेगा, फैल जाएगा और फैलता जाएगा। कब तक? जब तक हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, और जब हर एक पॉइंट पे सेम हो गया तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। तो मेटेलिक सरफेस किसी भी शेप में हो हमेशा इक्विपोटेंशियल होगी, और इक्विपोटेंशियल है तो फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। तो इसलिए कंडक्टिंग सरफेसेस पे हमेशा फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती है। राइट? समझ गए? ठीक है। नाउ मैं ऐसे कोई भी रैंडम शेप्ड बॉडी बना दूं और ये पॉजिटिवली चार्ज है और मुझे डिफरेंट पॉइंट पे फील्ड लाइंस डिस्क्राइब करनी हो, तो यहाँ पर फील्ड लाइन ऐसे होगी, यहाँ पर फील्ड लाइन ऐसे होगी, यहाँ पर फील्ड लाइन ऐसे होगी। हर जगह कोई भी पॉइंट लो, हर जगह इट मस्ट बी परपेंडिकुलर, एट एवरी पोजिशन इट मस्ट बी परपेंडिकुलर। राइट? क्लियर? ठीक है। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरे, स्पेसिंग बिटवीन सरफेसेस रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। अगर फील्ड स्ट्रॉन्गर है तो पास पास हो जाएंगी, और फील्ड वीक है तो दूर दूर हो जाएंगे। बिल्कुल जैसे फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है। फील्ड लाइंस अगर दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, और फील्ड लाइंस पास पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। ऐसी अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास है तो फील्ड स्ट्रॉन्ग है और अदरवाइज वीक है। अब मान लो मैं कुछ सरफेसेस ड्रॉ करता हूं। दिस इज 1, से 50 वोल्ट, दिस इज another 40 volt, this is another 30 volt, this is इतना काफी है। सो नाउ इन दोनों सरफेस के बीच में 10 वोल्ट का डिफरेंस है, बट डिस्टेंस इतना है, और इन दोनों के बीच में भी 10 वोल्ट का डिफरेंस है, बट डिस्टेंस इतना है। ठीक है। ये अगर मैं आर ए लूँ, ये आर बी हो गया, और ये पॉइंट लूँ ए और ये पॉइंट लूँ बी, तो बिकॉज आर ए इज लेस देन आर बी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ठीक है। जहां डिस्टेंस कम होगा वहां फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बट ये जरूर चेक कर लेना, इक्विपोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। अगर मैं बोलूं ये 40 और ये 20 तो फिर नहीं बता पाऊंगा। ये 10 है तो ये भी 10 है। राइट? इतना क्लियर? अब इसमें अगर मुझे फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी हो तो किस डायरेक्शन में जाएगी, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट? पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो पोटेंशियल राइट साइड डिक्रीज हो रहा है, तो जो फील्ड लाइंस होगी वो ऐसे होगी। अगर मुझे यहाँ पे फील्ड लाइन ड्रॉ करनी हो तो मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा परपेंडिकुलर, और यहाँ पे मुझे ड्रॉ करनी हो तो ये ऐसे होगी। राइट? क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर भी बनानी है। राइट? यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे, बिकॉज इट हैज टू बी परपेंडिकुलर ऑल्सो। ठीक है। और डायरेक्शन, इट potential decreases in direction of electric field. Correct? The third thing, work done in moving a charge is how much? 0. Work done होता है in moving a charge is charge into potential difference. Because equipotential surface है तो work done in moving a charge on the equipotential surface is 0. So that is third property. Work done on moving a charge between any two point on surface is 0.
राइट। ये एक चार्ज्ड स्फीयर है, चार्ज इज क्यू, ये इसका सेंटर है। मैं एक चार्ज को ए से बी पे लाया दो डिफरेंट रास्तों से, वन थ्रू सी एंड वन थ्रू डी। एक बार ऐसे ऐसे करके लाया और एक बार ऐसे ऐसे करके लाया। इन बोथ द केसेस वर्क डन इज 0, बट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द टू केसेस। What is that difference? ये स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों ही केस में फाइनल वर्क डन तो दोनों ही केस में 0 है, बट बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है देखो, वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी डी, क्योंकि डी पॉइंट क्या है, स्फीयर के अंदर है, अंदर उतना ही चार्ज होता है जितना सरफेस पे होता है। इन अनदर केस वी ए इज इक्वल टू वी बी, ठीक है, एंड विच इज ग्रेटर देन वी सी, क्योंकि सी पॉइंट क्या है, बाहर है, और बाहर जितना दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो यहां पे हम हमेशा जीरो सेम पोटेंशियल पे रहे, तो इस केस में वर्क डन ए टू डी इज इक्वल टू 0, वर्क डन डी टू बी इज इक्वल टू 0। दोनों ही मतलब हर एक टाइम पे हम सेम पोटेंशियल पे रहे तो वर्क डन 0 ही होगा हर एक टाइम पे। लेकिन इस केस में वर्क डन ए टू सी, हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जा रहे हैं, हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वर्क इज नेगेटिव। हमने वर्क किया, मैं हमारे वर्क की बात बोल रहा हूँ, फील्ड का नहीं, फील्ड का वर्क पॉजिटिव होगा, ठीक है, एंड वर्क डन सी टू बी इज पॉजिटिव, तो टोटल कितना हो जाएगा, वर्क डन ए टू बी 0 हो जाएगा। यहां पे हमेशा वर्क डन 0 है, कितना भी डिस्टेंस किसी भी टाइम पे चला, यहाँ पे हमेशा 0 नहीं है, फाइनल 0 है। अगर मैं ए से सी तक जाऊं तो कुछ वर्क हुआ, सी से बी पे जाऊं तो भी कुछ वर्क हुआ, लेकिन टोटल ए से बी तक मिला के 0 हो गया, क्योंकि कुछ नेगेटिव हो गया और कुछ पॉजिटिव हो गया। राइट? समझ में आया बच्चों? लिपिका सर ये तीसरी वाला बताओ। नहीं, देखो जो सी पॉइंट है वो स्फीयर के बाहर है, तो पोटेंशियल सी पे ए से कम है, तो जब हम ए से सी पे जा रहे हैं तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो वर्क होगा। और सिमिलरली जब सी से बी पे आ रहे हैं तो भी पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो भी वर्क होगा। लेकिन एक बार हम हाई से लो पे जा रहे हैं और दोबारा लो से हाई पे आ रहे हैं, तो एक बार वर्क पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 0। राइट? ए टू सी एंड सी टू बी इक्वल होगा, लेकिन साइन अपोजिट होगा। ठीक है? राइट? डी पॉइंट अंदर है स्फीयर पे, तो अंदर स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा वही होता है जो सरफेस पे होता है। तो अंदर हम ए से डी पोटेंशियल सेम तो वर्क डन 0, डी से बी भी पोटेंशियल सेम तो वर्क डन 0। करेक्ट? समझ में आ गया? राइट। ये है, दिस इज व्हाट प्लेन यूनिफॉर्म फील्ड, पैरेलल लाइंस। तो कैसी सरफेसेस हो गई, प्लेन सरफेसेस। ये देखो इसमें डिस्टेंस इनके बीच में इक्वल बनाया हुआ है, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है तो इक्वी डिस्टेंट होगी। ठीक है? राइट? नाउ इस केस में देखो, दिस इज व्हाट
फॉर ए डायपोल, ये किसके लिए है? डायपोल के लिए, ठीक है। और ये किसके लिए? टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। अगर टू आइडेंटिकल नेगेटिव होंगे तो भी ऐसी होगी। टू आइडेंटिकल पॉजिटिव के लिए जो है वही टू आइडेंटिकल नेगेटिव के लिए भी होगी। इन दोनों में आप कोई डिफरेंस फाइंड आउट कर पा रहे हो? इसमें देखो ये ऐसे क्लोजर है और यहां पे डिस्टेंस ज़्यादा है, और इसमें उल्टा है, ठीक है। अनदर थिंग, इसमें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। इसमें अगर मैं यहां से यहां फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं तो ये ऐसे आएगी, राइट। लेकिन इसमें मैं यहां से यहां फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं तो वो ऐसे जाएगी, राइट, ऐसे, राइट। दूसरी चीज, डायपोल में जो इक्वेटर है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। डायपोल में जो इक्वेटर है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो इसमें क्या है, यहां पे जाके जैसे जैसे यहां पे जाते रहेंगे ये कर्वेचर बढ़ता जाएगा, राइट। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाएगा बिल्कुल सेंटर पे, क्योंकि सेंटर पे पोटेंशियल हर जगह जीरो है, इक्वेटर पे पोटेंशियल हर जगह जीरो है, तो वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें फील्ड लाइंस, इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे हो गई, लेकिन इसमें ऐसे आएगी। इसमें जो ये सीन है ना, ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गई, ऐसे ऐसे नहीं आ सकती इसमें, राइट। इसमें इस तरह से